हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर और 11th क्लास। आज पहला भाग पढ़ेंगे उसका, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली बात, क्योंकि कोई भी चैप्टर आपको दिया जा रहा है केमिस्ट्री के अंदर, तो उस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, वो हमें जानना सबसे ज़रूरी है। देखिए, हमें पता है कि आज नेचर में बहुत सारे तत्व ज्ञात हैं और उन तत्वों को हमें एक एक करके पढ़ना पड़े तो उसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। तो तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया जाए कि उनको एक समूह में रख करके उनका अध्ययन किया जा सके। इसलिए तत्वों का वर्गीकरण करना जरूरी होता है। सेम उसी प्रकार से है, स्कूल के अंदर आप जाते हैं, आपको पढ़ाई के लिए आपको स्कूल में रखा जाता है तो आपके लिए अलग अलग क्लासें सेट की जाती हैं। कभी 11th क्लास वाले बच्चे को 12th में नहीं बिठाया जाता, या 12th वाले बच्चे को कभी 10th वाली क्लास के अंदर साथ में नहीं बिठाया जाता, क्योंकि उनका स्टडी मटेरियल अलग है और 12th क्लास का स्टडी मटेरियल अलग है। इसीलिए हम उन क्लासेस का निर्माण करते हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ पे अपनाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार प्रस्तुत किए। तो वो किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत करेंगे, कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, उन मॉडल्स की हम बात आगे करेंगे। तो बच्चों, आपने एक चैप्टर पहले पढ़ा है, जिस चैप्टर में आपने कुछ एक साइंटिस्ट का नाम आया था, प्राउस्ट। और इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि कोई भी तत्व जो बना हुआ है प्रकृति के अंदर, उस तत्व का निर्माण हाइड्रोजन परमाणुओं से हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर ही उन तत्वों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। लेकिन बाद में इनकी ये जो परिकल्पना थी ये फेल हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमने कितना माना था, इकाई। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका द्रव्यमान कितना माना, इकाई द्रव्यमान माना हुआ है। और कुछ तत्वों के यदि इसके गुणांक के रूप में कोई तत्व का द्रव्यमान रखा जाए, मान लो सोडियम है, सोडियम का तो चलो बता देगा ये कि 23 होता है इसका, तो यानी सोडियम में 23 हाइड्रोजन परमाणु, या सोडियम का निर्माण 23 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के हुआ है। लेकिन वहीं पर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का हमने कितना यूज किया, 35.5। तो क्या क्लोरीन परमाणु, अब आधा हाइड्रोजन परमाणु तो पॉसिबल नहीं है, तो आधा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये क्लोरीन का निर्माण कैसे करेगा। तो ऐसी जब बातें सामने आई तो ये नियम भी क्या हो गया, इसका फेल हो गया। फिर आगे जो सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि बीच में और भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए थे, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। फिर कुछ ठीक ठाक प्रयास करने का काम किया था डोबेराइनर का त्रिक मॉडल आया। हाँ बच्चों, एक बात और हमें ध्यान रखनी है, आधुनिक आवर्त सारणी तक हम पहुंचेंगे उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आएंगे सबके सब तत्वों के परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे। यानी जो भी मॉडल यहाँ पे लिखा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी से पहले पहले, वो सब के सब क्या है, परमाणु भार पर आधारित है। तो डोबेराइनर ने भी यही किया। डोबेराइनर क्या कहते हैं, डोबेराइनर ने एक समान गुणों वाले तत्वों, जिनके तत्वों की, या ऐसे कहूं, एक समान गुणों वाले तीन तत्वों के समूह बनाए जिनमें मध्य तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमानों
का औसत होता है, औसत होता है, ये इसका नियम था। एक तरीके से ये कहता है कि यदि हम समान गुणों वाले तीन तत्वों के समूह बनाएं तो उनमें से जो मध्य वाला तत्व होगा उसके द्रव्यमान का मान होगा अन्य साइड वाले दो तत्वों के द्रव्यमानों का औसत होगा। इसके जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहा जाए तो सोडियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन तत्व एक जैसे हैं। रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में लगभग इनमें समानता मिलती है, इलेक्ट्रोविन्यास के आधार पर समान है। तो ये इन तत्वों के बारे में कह रहा है कि इसका तो द्रव्यमान कितना होता है 7 और इसका होता है 39। तो इस सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, तो कहते हैं कि साइड वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत निकाल लें तो 7 + 39 बटे में किससे भाग दे दें 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 46। 46 से डिवाइड किया तो कितना है 23। तो सोडियम का द्रव्यमान आप जानते हैं 23 होता है। कई एग्जाम्पल मैंने आपको यूज करवाया। इसी प्रकार से और भी कुछ तत्वों को जैसे काम में ले लें, जैसे यहाँ पे ले लिया गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम काम में ले लिया। कैल्शियम का द्रव्यमान अपने पता है 40 होता है। बेरियम का जैसे लिया जाए तो 137 होता है, कितना 137 होता है। अब यहाँ पे स्ट्रोंशियम का जो द्रव्यमान है वो मिलेगा हमें 88 होता है। पहली बात तो ये कि इसका द्रव्यमान कितना होता है 88 मिलेगा। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आती है 88। ज्ञात करेंगे आप तो 40 + 137/2 कितना हो गया 177/2। डिवाइड करोगे तो 88.5 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो द्रव्यमान औसत मान आ रहा है, ये औसत मान लगभग इसके द्रव्यमान के बराबर ही है। इस हिसाब से इसके ये तीन तत्वों के जो समूह बनाए, इन तीन तत्वों के समूहों को बाद में क्या कहा गया, डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर के त्रिक कहा गया। चाहिए है और भी कुछ तत्वों के बनाने का प्रयास किया था, तो हमें सिर्फ इतना इसके अंदर बताना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तत्व ज्ञात है, लेकिन उन सभी तत्वों को ये इस प्रकार से व्यवस्थित करके इस मामले में इसको समझा नहीं पाया, इसलिए ये मॉडल भी क्या हो गया फेल। तो ये मॉडल फेल होने के बाद में फिर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। वो मॉडल कौन सा था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया। और ये क्या कहता है अपने नियम में, यदि तत्वों को, यदि ये नियम क्या कहता है, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व अपने समान
साथ समान गुणों वाले तत्वों के साथ समूहित होता है, समूहित होता है। जिस प्रकार संगीत के सुरों में पहला व आठवां स्वर, पहला व आठवां सुर समानता या समान होता है। यानी ये मॉडल किस पे आधारित है? संगीत के 7 सुरों पर आधारित है। क्या थे संगीत के 7 सुर? अपने इंडियन कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। पहला और 8वां स्वर सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ पे सा मतलब, तो अब यहाँ पे यदि तत्वों को लिखा जाए किस प्रकार से, हमारे पास तत्व कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आ जाता है पोटेशियम और कैल्शियम। ये यहाँ तक तत्वों को वर्गीकृत कर पाया। उसके बाद में इसका नियम भी फेल, क्योंकि ये आगे तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाया था। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में आपने क्या नोटिस किया कि बीच में डी ब्लॉक तत्व आ जाते हैं। 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है, उससे पहले की क्लासों में भी आपने देखा है पीरियोडिक टेबल को। तो बीच में जो 8 डी ब्लॉक तत्व आ जाते हैं, 10 तत्व, तो उन 10 तत्वों को ये कैसे व्यवस्थित करता है, ये इसकी समस्या हो गई। अब वो समस्या ये समाधान नहीं कर पाया, तो ये आगे जाते तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाया। इसलिए ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम वाला जो रूल बनाया गया था परमाणु भार के आधार पर, ये भी फेल हो गया। अब परमाणु भार के साथ में तो देख लिया गया। अब एक साइंटिस्ट और आए, लोथर मेयर ने क्या किया? लोथर मेयर ने तत्व के परमाणु आयतन और परमाणु भार, इन दोनों का अध्ययन करके उनके बीच में वक्र बनाए। तो उनको हम क्या कहते हैं? लोथर मेयर के वक्र। और लोथर मेयर के वक्र से हम तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, उनको हम आगे समझते हैं। तो लोथर मेयर वक्र क्या है वो अपने देखते हैं आगे। लोथर मेयर वक्र या लोथर मेयर आरेख भी कह देते हैं। तो लोथर मेयर ने क्या किया? तत्वों के आयतन, यानी तत्वों के परमाणु आयतन व परमाणु द्रव्यमान के मध्य आरेख बनाए या वक्र प्राप्त किए, जिन्हें लोथर मेयर वक्र कहते हैं। ये बात यहाँ तक हम बताते हैं। अब उसके बाद में क्या है, इसके वक्र किस प्रकार से देखे जाएंगे वो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसने दो भाग ले लिए। यहाँ तो ले लिया परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ तो क्या रखा? परमाणु द्रव्यमान, और इधर क्या रख लिया? परमाणु आयतन, ठीक है। और इसने वक्र बनाना स्टार्ट कर दिया। वक्र किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से, स्पेक्ट्रम की लाइन जैसे आपने देखी होगी, इस प्रकार से ये वक्र अपने को इस प्रकार से मिले। इन वक्र की विशेषता क्या थी? उस लोथर मेयर ने क्या क्या बातें बताई? कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, आप पहले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं,
सर्वाधिक क्रियाशील तत्व आरेख के शीर्ष बिंदु पर स्थान ग्रहण करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जब उसने आरेख बनाए तो सबसे उच्चिष्ट स्थानों पर, जैसे यहाँ लिथियम आ गया, यहाँ सोडियम आ गया, या पोटेशियम, या रुबिडियम, या सीजियम, और इसको डॉट 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 थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, यहाँ पे कौन सा आ गया, फ्रेंशियम। और इधर भी देखें हम तो हाइड्रोजन और हीलियम को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे कौन सा, हीलियम। अब इनमें देखा जाए तो ये यहाँ पे लिथियम था, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, और ये सीजियम, ये तत्व है हमारे पास। अब इन तत्वों के बारे में ये कहा गया कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व हैं, तो ये आरेख के सबसे ऊपरी स्थानों पर या शीर्ष बिंदु पर स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम बात करें दूसरे बिंदु की, तो दूसरे बिंदु में कहता है कि कम क्रियाशील तत्व आरेख के अवरोही भागों पर स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको पता है, जैसे लिथियम के आगे कौन सा तत्व होता है, और सारणी बेरिलियम, Be। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कैल्शियम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्ट्रोंशियम, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बेरियम। और ये आरेख जब नीचे आएगा तो यहाँ कहीं क्या मिलेगा मुझे, रेडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आरेखों में क्या बताया गया कि तत्व जो है आरेख जो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है वो आरेख के उच्चिष्ट बिंदुओं पर सर्वाधिक स्थान ग्रहण करेंगे। कम क्रियाशील तत्व इस प्रकार से स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आरोही नीचे उतरने वाला, अवरोही जो भाग है ढलने वाला भाग होता है, उस भाग के स्थान ग्रहण करते हैं। और फिर हम बात करें न्यूनतम क्रियाशील तत्व या उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें, ये उत्कृष्ट गैसें जो है, इन उत्कृष्ट गैसों का स्थान कहाँ रहता है? उत्कृष्ट गैसें आरोही आरेख पर स्थान ग्रहण करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं। तो आरोही भाग कौन सा है? आरोही देख लीजिए, ये हीलियम था, ये इसके उच्चिष्ट बिंदु पर है। फिर यहाँ पे हीलियम के बाद में कौन सी, नियोन, यहाँ पे कौन सी, आर्गन, यहाँ पे कौन सी, क्रिप्टन, यहाँ पे कौन सी, जीनोन, और यहाँ पे कौन सी, रेडोन। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये दो थर्मल ऊर्जा वितरण वक्र थे। तो इस प्रकार आवर्त सारणी बनाने का अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने खूब प्रयास किया। तो आगे अपने जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आने वाला है वो कौन सा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में उतना ही समझेंगे। तो आपने इस क्लास में क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण करना या आवर्त सारणी का निर्माण करने का प्रयास किया था। कितने वैज्ञानिकों ने कर, 3-4 तो हम पढ़ चुके हैं, 2-3 को और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे पूरे चैप्टर की हर चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। आपके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त नियम और तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया उसको अच्छे समझेंगे। उसकी क्या कमियां रहीं, उन कमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।